ऑलराइट, सो हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू सोना मोहिनी बायोलॉजी। मैं हूं सोना मोहिनी, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। और आज हम लोग सीयूईटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यूज करने वाले हैं। अब ये एक सीरीज मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सीरीज ना कह के मैं कह सकती हूँ कि जब से सीयूईटी का एग्जाम शुरू हुआ है तब से लेकर अभी तक जितने भी एग्जाम्स हो चुके हैं, जितने बार भी एग्जाम्स हुए हैं, उन सब के पीवाईक्यूज मैं लेकर आऊंगी और उसे हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। दिस इज द रिकॉर्डेड सेशन, ये कोई लाइव सेशन नहीं है। इसीलिए आप चाहो तो पूरे सेशन को इकट्ठा देख सकते हो 1.25x स्पीड के साथ भी। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगेगा। इस सेशन की खास बात मैं पहले ही आपको बता देती हूँ बच्चों। इसमें हम करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर का सीयूईटी का बायोलॉजी डोमेन का पेपर सॉल्व करेंगे, पूरा का पूरा। 50 क्वेश्चंस होते हैं टोटल। सारे 50 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। मैं डिस्कस करूंगी ये और आप लोगों को समझाऊंगी कि कैसे इसका आंसर आया। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसमें आपको समझ में आएगा कि सीयूईटी का पेपर किस तरीके का आ सकता है, क्या उसका पैटर्न टफ है या इजी है या जैसा भी है। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सो चलो शुरू करते हैं हम लोग आज का प्यारा सा सेशन। सेशन शुरू होने से पहले क्लास को प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। सी मोस्ट ऑफ द टाइम मैं लाइव सेशंस और बाकी सारे सेशंस के कंटेंट प्रिपेयर करने में बिजी रहती हूँ, तो बहुत मुश्किल होता है रिकॉर्डिंग के लिए टाइम निकाल पाना। एंड किसी तरह मैं टाइम निकाल पाई। सो थोड़ा बहुत तो आप लोग भी एफर्ट डाल सकते हो, एक लाइक तो बनता है कि नहीं। चलो तो शुरू करते हैं। सीयूईटी के लिए, ये शायद सीयूईटी के लिए हमारा पहला सेशन है, राइट। सो कोई बात नहीं, चलो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। अरे मैं तो साइड हुई नहीं, एक सेकेंड। यस, सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गाइड्स द एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सैक। तो ये पहले चैप्टर का ही क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। इजी पीजी क्वेश्चन है, बहुत आसान है। आप लोग चाहो तो तुरंत इसका आंसर दे पाओगे। एंटीपोडल सेल, फिलीफॉर्म एपरेटस, माइक्रोपाइल या सिनर्जिड, कौन गाइड करता है, कौन गाइड करता है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सैक। इट इज सुपर डुपर इजी। कौन गाइड करेगा, कौन गाइड करेगा। अगर आपके दिमाग में आ रहा है सिनर्जिड, तो नहीं बेटा, सिनर्जिड नहीं होगा। इट इज द फिलीफॉर्म एपरेटस। एक फिंगर जैसी वॉल की आउट ग्रोथ, इन ग्रोथ होती है, आउट ग्रोथ नहीं, इन ग्रोथ होती है सिनर्जिड की माइक्रोपाइलर एंड में, जो गाइड करती है पॉलिन को इनटू द एम्ब्रियो सैक, इनटू द एम्ब्रियो सैक। ठीक है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा फिलीफॉर्म एपरेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज, एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में 2 पेप्टाइड चेन होती है, 3 पेप्टाइड चेन होती है, 4 पेप्टाइड चेन होती है या सिर्फ एक ही पेप्टाइड चेन होती है। तो द राइट आंसर इज 4 पेप्टाइड चेन होती है। 2 लाइट चेन्स होती है और 2 हैवी चेन्स होती है। दिस इज सुपर डुपर इजी बच्चों, राइट। चलो आगे चले, आगे चलते हैं। 4 पेप्टाइड चेन, देखो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, नीट के कंपैरेटिव ये जो सीयूईटी के बायोलॉजी डोमेन के क्वेश्चंस होते हैं वो मच इजियर होते हैं। एंड समटाइम्स आई कैन से कि बोर्ड लेवल के जो एमसीक्यूज आते हैं ना, वैसे एमसीक्यूज आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। तो सिर्फ आपको, और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि नीट में तो आपको 11th और 12th दोनों पढ़ना रहता है, लेकिन सीयूईटी में आपको सिर्फ और सिर्फ 12th के ही सिलेबस प्रिपेयर करने होते हैं। एंड ये और आसान बना देता है उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी रिसेंटली बोर्ड एग्जाम दे रखा है, उन्होंने पूरी प्रिपरेशन करी होगी, है ना। चलो, choose the correct equation from the following option to show correct relationship between gross productivity, respiration loss और net primary productivity। तो देखो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, मतलब ओवरऑल, ओवरऑल जितना प्रोड्यूस हुआ बाय द प्लांट्स, बाय
प्लांट्स, जितना ओवरऑल प्रोड्यूस हुआ। अब इन प्लांट्स को भी तो जिंदा रहना है, इनको भी तो सरवाइव करना है ना बच्चों। तो सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए रेस्पिरेटरी लॉसेस होंगे, रेस्पिरेशन में कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगी। अब जो बनेगा वो होता है इनका नेट इनकम यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और यही नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अवेलेबल होती है टू हेटेरोट्रॉफ्स, ताकि वो कंज्यूम कर सके, टू हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है, तो यहां हो जाएगा जीपीपी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस आर इज इक्वल टू एनपीपी। क्या हम ऐसा कह सकते हैं? बाकी सारे ऑप्शन तो बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रहे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन 4 ही सेंस बना रहा है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, चूज करना है करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो यहाँ पर देखो अब ध्यान से, मैं एक बार साइड हो जाती हूँ। आई नो आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा ये चार्ट। यस, एक बार आप लोग पहले चार्ट देख लो, उसके बाद हम लोग इसका आंसर डिस्कस करते हैं। सो यहाँ लिखा हुआ है मलेरिया, फाइलेरियसिस, रिंगवर्म, अमीबाइसिस। ठीक है, और यहाँ पे कुछ सिम्टम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं। अगर आप ध्यान से सोचो तो लोअर लिप का इन्फ्लेमेशन फाइलेरिया में होता है, यानी कि फाइलेरियासिस में होगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी का 1। आप एक बार ढूंढ लीजिए B1 किसी में है क्या, B2, B3, B1, B4, B1 एक में ही है बच्चों। एंड सोचो कि कितना आसान हो गया ये आपके लिए। एक बार सोच कर देखो, आपको पूरा मैच करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपको पूरा मैच करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एक मैच करने से आपके आंसर आ गए, आपके आंसर आ गए। ठीक है, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। तो कभी कभी हम लोग को टाइम सेव करने के लिए ऐसा करना पड़ता है, एक मैच कर लिया, उसके बाद आप ऑप्शन देखोगे, अगर आपको दिख रहा है कि वो मैच 1 से ज्यादा ऑप्शंस में है, फिर आप आगे बढ़ोगे, अदरवाइज आप सीधा आंसर पे आ जाओगे। एंड देन मैच भी कर लो ना, देखो मैच करो। यहाँ A2 है, मलेरिया में फीवर के साइकिल्स होते हैं, है ना, बार बार फीवर रिकर करता है। उसके बाद रिंग वर्म क्या है, स्केली लेशंस और नेल, यानी C4। अमीबाइसिस में ब्लड क्लॉट्स होती है और स्टूल में एक्सेस म्यूकस देखने को मिलता है। इट इज सो सिंपल, इट इज सो सिंपल बच्चों। सो द राइट आंसर विल बी 3। मैं अब फिर से साइड हो जाती हूँ। आई होप आपको मेरी क्लास समझ में आती होगी बच्चों, और आई होप आपको मेरे क्लास से फायदा भी होता होगा। मतलब मैं थोड़ी कंफ्यूज होती हूँ उस चीज को लेकर, एंड आई ऑलवेज वांट टू मेक श्योर दैट माय स्टूडेंट्स फील सुपर डुपर कंफर्टेबल व्हाइल स्टडिंग विद मी। ना मैच अगेन मैच करना, ओहो मैं कितनी बार इधर उधर हो जाऊंगी। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, फिर से हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यस, फिर से मैं साइड हो गई हूँ बच्चों। अब आपके सामने एक और लिस्ट है, क्लोस्ट्रीडियम बोटैलिकम, एस्परजिलस नाइगर, एसिटोबैक्टर एसिटाइल, लैक्टोबैसिलस। और लिस्ट 2 में दिया है लैक्टिक एसिड, ब्यूटरिक एसिड, सिट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड। यानी कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के अंदर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर का ये क्वेश्चन है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में जो भी एसिड्स और एल्कोहल्स वगैरह का प्रोडक्शन होता है ना, उस वाले टॉपिक का क्वेश्चन है। तो क्लोस्ट्रीडियम बोटैलिकम, ब्यूटेरिक एसिड, नाम से ही समझ में आ रहा है, एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस नाइगर सिट्रिक एसिड, एसिटोबैक्टर एसिटाइल एसिटिक एसिड एंड लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड। तो ये तो फटाफट करने वाली चीज है। एक का हो जाएगा 2, और A2 एक ही जगह पर दिया हुआ है, एक ही जगह पर दिया हुआ है। एंड द राइट आंसर विल बी 2, एंड द राइट आंसर विल बी 2। इतना आसान, मुझे खुद ऐसा लग रहा है कि इतना आसान कैसे आ सकता है भाई। मतलब इतने आसान पेपर्स आते हैं CUET में। मैं बहुत टाइम के बाद CUET के तरफ थोड़ा सा इंक्लाइंड हुई हूँ, मुझे नहीं पता था इतना आसान पेपर आता है। चलो कोई बात नहीं। एक्चुअली मेरे ना करियर की शुरुआत ही CUET एग्जाम से हुई थी। मतलब मैं ना शुरुआत से CUET के लिए पढ़ाती थी, और उसके बाद नीट के लिए पढ़ाने लग गई, और उसके बाद आपको पता ही होगा अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट्स होंगे तो। चलो आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑपोजिट पार्ट ऑफ माइक्रोपाइलर एंड ऑफ ओव्यूल। तो अगर आप ध्यान से देखो
कि ये एक एम्ब्रियो सैक है, मान लेते हैं, मैं एम्ब्रियो सैक नहीं, ओव्यूल है मान लो, ठीक है, ओव्यूल है या एम्ब्रियो सैक ही मान लो, ठीक है। तो अगर ये वाला पार्ट माइक्रोपाइलर है तो दूसरा पार्ट चलाजल पार्ट होगा, ऑपोजिट पार्ट ऑफ माइक्रोपाइलर एंड ऑफ ओव्यूल, ऑपोजिट पार्ट ऑफ माइक्रोपाइलर एंड ऑफ ओव्यूल, एंड दैट इज चलाजा, ठीक है। सेकेंड वन इज द राइट आंसर। मैं कितना भी इसे स्ट्रेच करने की कोशिश करूँ कि इसमें कुछ एक्सप्लेन कर देती हूँ, कुछ समझा देती हूँ, कुछ पढ़ा देती हूँ, कोई फायदा नहीं है, बिकॉज बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है यार, मतलब इसमें कोई क्या तुम्हें समझाएगा। चलो चले आगे। नेक्स्ट है अगेन मैच करने वाला क्वेश्चन है, ओहो, और मुझे फिर से साइड होना पड़ेगा बच्चों, या फिर ऐसे करके भी किया जा सकता है काम, साइड ही हो जाती हूँ यार, देखो मैं कैसे उछलती कूदती रह रही हूँ। चलिए, आपके ये लिस्ट है, एमनियोसेंटेसिस, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, वासेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, और लिस्ट 2 में दिया हुआ है उसके फीचर्स, लाइगेशन ऑफ फेलोपियन ट्यूब। अच्छा, कुछ नहीं सोचना, एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस को किस चीज के लिए सबसे ज्यादा मिसयूज किया जाता है, मैं यूज भी नहीं बोलूंगी, मिसयूज, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, यानी कि जेंडर रिवील करने के लिए, यानी ए का हो जाएगा 4, और एक ही ऑप्शन है बच्चों जिसमें ए का आंसर है 4, एंड दैट इज सेकंड ऑप्शन। डू आई नीड टू से एनीथिंग? अगर यही नीट का एग्जाम होता या कोई दूसरा एग्जाम होता ना बच्चों, तो क्या होता पता है, इतने आसान ऑप्शंस होते ही नहीं, इतने आसान ऑप्शंस कभी भी नहीं हो सकते थे। ये तो सीयूईटी का एग्जाम है जो कंपैरेटिवली इजी है, और अगर आप इस एग्जाम में भी अपना इतना अच्छा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर दिए और क्वेश्चंस नहीं अच्छे से कर पाए, यू विल रिग्रेट इट फॉर लाइफ बच्चों, मैं सच बोल रही हूँ, आप रिग्रेट करोगे इस चीज को लेकर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच टाइप ऑफ इनेट इम्यूनिटी इज एग्जिबिटेड बाय इंटरफेरॉन सिक्रीटेड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल्स टू प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स। तो देखो बच्चों, बोल रहा है इनेट इम्यूनिटी के बारे में, और वो इनेट इम्यूनिटी एग्जिबिट कर रहे हैं इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स कब रिलीज होते हैं? जब वायरस इन्फेक्ट करता है, और इंटरफेरॉन्स रिलीज होते हैं ताकि बाकी के नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। ये कौन से बैरियर में आएगा? फिजिकल बैरियर, साइटोकाइन बैरियर, फिजियोलॉजिकल या सेलुलर बैरियर? सबसे ऊपर और सबसे टॉप मोस्ट बैरियर होता है सेलुलर, उसके बाद होता है सॉरी फिजिकल, फिर फिजियोलॉजिकल, फिर सेलुलर, और लास्ट में होता है साइटोकाइन। और साइटोकाइन बैरियर अगर क्रॉस कर चुका है कोई, तो वो सिर्फ और सिर्फ वायरस ही हो सकता है, और वायरस जो है वो नहीं छोड़ता इतनी आसानी से साइटोकाइन बैरियर को, वो तोड़ देता है। इंटरफेरॉन्स बेसिकली वो प्रोटीन्स हैं, वो साइटोकाइंस हैं जो वायरस इन्फेक्टेड सेल से रिलीज हो रही है, वो अलर्ट करेंगी अनइंफेक्टेड सेल्स को, और एक एंटीवायरल स्टेट, यानी कि एक ऐसी सिंथेसिस ऑफ एंटीवायरल प्रोटीन जो कि वायरल रेप्लिकेशन को रोकने का काम करती है, वो उस स्टेट में लाकर छोड़ती है, और तब जाकर साइटोकाइन बैरियर बनता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अब हम लोग। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए इज टर्म्ड एज। तो बेटा ये सेंट्रल डॉगमा का क्वेश्चन है आपके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से, यानी कि डीएनए से आरएनए बनाने को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। रेप्लिकेशन नहीं होगा, रेप्लिकेशन में डीएनए से ही डीएनए बन रही होती है, डीएनए रेप्लिकेट कर रहा होता है, कॉपिंग ऑफ डीएनए हम बोल सकते हैं, सिंथेसिस ऑफ डीएनए हम बोल सकते हैं। ट्रांसलेशन में आरएनए से प्रोटीन बन रहा होता है, और रेगुलेशन इज समथिंग डिफरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द ऑर्डर पर्टेनिंग टू fertilization in human reproductive system. Okay. Blastocyst becomes embedded in the endometrium. अच्छा, finger-like projections appear on the trophoblast. इसको हम chorionic villi कहेंगे. Blastomeres arrange होते हैं trophoblast और inner cell mass में. Zygote divide करती है meiotically and transform into embryo with mitotically होना चाहिए, खैर यहाँ लिख देती हूँ mitotically
या तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक होगा या समथिंग लाइक दैट। एंड ट्रांसफॉर्म्स इनटू एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमियर, जिसको मोरुला कहते हैं। आपको करेक्ट आंसर देना है इन ऑप्शंस में से, आपको करेक्ट आंसर देना है इन सारे ऑप्शंस में से। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बच्चों? अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले ना जाइगोट बनता है, सबसे पहले जाइगोट बनता है ना। और उसके बाद वो माइटोटिकली डिवाइड होता है, उसमें क्लीवेज होती है, और तब जाके वो इतने ब्लास्टोमियर का मोरुला स्टेज बनता है। आफ्टर दैट वो ब्लास्टोमियर जो है वो ब्लास्टोसिस्ट में डेवलप होगी, और एक ऐसा स्टेज आएगा जब आउटर लेयर ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास की लेयर बन चुकी होगी, राइट। उसके बाद वो ब्लास्टोसिस्ट एम्बेडेड हो जाएंगे एंडोमेट्रियम में, और तब हम इस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन भी बोलते हैं। इम्प्लांटेशन के बाद बारी आ जाती है प्लेसेंटा फॉर्मेशन की, जो कि तब होता है जब ट्रोफोब्लास्ट से कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बाहर निकल रहे होते हैं, और उसी को हम कहते हैं कोरियोनिक विलाई। ये कोरियोनिक विलाई यूटेराइन टिश्यू के साथ इंटरडिजिटेट करते हैं, आपस में बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं, और तब जाकर एक सेलुलर मास लाइक स्ट्रक्चर बनता है विच इज नोन एज प्लेसेंटा। तो यह यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज DCAB। आई थिंक कि दिस इज सो इजी ना, ये क्वेश्चंस इतने आसान हैं कि मैं बता नहीं सकती। अगर आपने बोर्ड्स के टाइम पे हर एक सेशन मेरा अटेंड करा है, मैं 13 मार्च से लेकर 25 मार्च तक एवरी डे मैंने आप लोगों को 12th के हर एक चैप्टर का सुबह में रिवीजन और शाम को PYQ करवाया था बोर्ड एग्जाम के लिए। और जिन बच्चों ने भी सारे के सारे सेशंस अटेंड किए होंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ उनका CUET क्लियर हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा विदाउट एनी डाउट। हाँ, मैं बायोलॉजी डोमेन का कह सकती हूँ, आई कैन नॉट से अबाउट दी अदर सब्जेक्ट। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इन्वॉल्व इन इंट्रायूटेराइन डिवाइस। इसमें इंट्रायूटेराइन डिवाइस में कौन इन्वॉल्व नहीं है? लिपिज लूप है, LNG-20 है, सहेली एंड इम्प्लांट्स। कौन है जो इंट्रा यूटेराइन IUD इसमें से कौन नहीं है? सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें से IUD कौन नहीं है? सहेली नहीं है, क्योंकि ये है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, ओरल पिल। और इम्प्लांट नहीं है क्योंकि ये यूटरस में इम्प्लांट नहीं होता, ये यहाँ बाजू पे इम्प्लांट होता है, ठीक है, आपके आर्म्स में इम्प्लांट होता है, तो ये दोनों नहीं होंगे। C और D यानी कि सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट वन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन फिर से आ जाता है हमारा ये मैच वाला क्वेश्चन, और इसके मैचेस मैं क्यों यहाँ पर कोने में रखी हूँ, मुझे लगता है मुझे इधर ही इस साइड आ जाना चाहिए हमेशा के लिए। चलो कोई बात नहीं। आपको बताना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 का मैच। फ्लावर कलर, सीड कलर, पॉड कलर और पॉड शेप। अच्छा, रिसेसिव ट्रेट क्या होगा? ठीक है, फ्लावर कलर व्हाइट होनी चाहिए, सीड कलर कैसी होनी चाहिए रिसेसिव में? ग्रीन। पॉड कलर कैसी होनी चाहिए? येलो। पॉड का शेप कैसा होना चाहिए? कंस्ट्रिक्टेड। तो आसान है ये तो बहुत ही ज्यादा, है ना। फ्लावर कलर व्हाइट। A का 4 देख लो कहाँ पर है, A का 4 दो जगह है। अब देखो जब यहाँ पे दो जगह आपको A4 दिख रहा है तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। सीड का कलर कैसा होना चाहिए रिसेसिव ट्रेट में? एक सेकेंड, सीड का कलर होना चाहिए ग्रीन, है ना, सीड का कलर होना चाहिए ग्रीन, और पॉड का कलर होना चाहिए येलो। अगर हम रिसेसिव की बात कर रहे हैं तो सीड का ग्रीन, पॉड कलर येलो। ओके, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो सीड इज ग्रीन, B1 आ जाएगा, है ना, B1 आ जाएगा, C2 आ जाएगा एंड D3 आ जाएगा। वेरी इजी, बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन है आपके CUET का। अब देखो ऐसा नहीं है कि मैं ये सारे क्वेश्चंस अपने मन से लेकर आई हूँ इसीलिए मैं इजी बना रही हूँ इसको, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपके पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है, ये आपके पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है। अगर आप ये कर पा रहे हो तो आप इस
साल भी कर लोगे, जो भी क्वेश्चन जैसा भी क्वेश्चन आएगा, है ना। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया, कौन सा प्रोसेस एसोसिएटेड नहीं है बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन के लिए, बैक्टीरिया यानी कि प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन के लिए, प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन के लिए कौन सा प्रोसेस एसोसिएटेड नहीं है, रो फैक्टर, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, सिग्मा फैक्टर या डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो क्या होना चाहिए इसका सही आंसर, आप लोग सोचो, आप लोग मुझे बताओ। देखो बच्चों, जब ट्रांसक्रिप्शन बैक्टीरिया में होती है तो क्या होता है, डीएनए से डीएनए टेम्पलेट से आरएनए बनता है। इसके कितने की मेजर की कंपोनेंट्स हैं, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, सिग्मा फैक्टर और रो फैक्टर, है ना, जो इन्वॉल्व होता है टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में, जो इन्वॉल्व होता है टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में। एक चीज है जो नहीं होती, दैट इज 5' कैप एंड दैट इज मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये हम यूकैरियोटिक एमआरएनए में ही डालते हैं ताकि उस ट्रांसक्रिप्ट को स्टेबलाइज कर सके बच्चों, ट्रांसक्रिप्ट को स्टेबलाइज कर सके, और कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो, तो मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, देयर इज अ रो फैक्टर, सिग्मा फैक्टर, ये भी है, सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर्स आर द रिजल्ट ऑफ एन्यूप्लॉइडी। अब आप लोग मुझे बताओ कि एन्यूप्लॉइडी होता क्या है, आप लोग मुझे बताओ एन्यूप्लॉइडी क्या होता है। एन्यूप्लॉइडी एक ऐसी क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी है जिसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं होते सेट्स के, क्रोमोसोम number is not exact multiple। किसका एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं होता, किसका एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं होता, हैप्लॉइड नंबर का एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं होता, ऑफ हैप्लॉइड नंबर, ठीक है। यानी कि कुछ एक दो क्रोमोसोम्स एक्स्ट्रा ऐड हो गए, ऐसा हो जाता है। हीमोफीलिया जो है वो ऑटोसोम एक्स लिंक्ड सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा एन्यूप्लॉइडी का एग्जाम्पल। डाउन सिंड्रोम होगा, यस, बिकॉज इट इज द ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। थैलेसीमिया नहीं होगा। टर्नर सिंड्रोम होगा क्योंकि उसमें एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग होता है। Result of aneuploidy, that is B and D. B and D, option number 1 is right. B and D, option number 1 is right. बहुत आसान हो गया, है ना। दोनों में ही एन्यूप्लॉइडी देखने को मिल रही है। हीमोफीलिया और थैलेसीमिया ये दोनों म्यूटेशन के वजह से होता है। एक में म्यूटेशन आ जाती है एक्स क्रोमोसोम के किसी जीन में, और एक में म्यूटेशन आ जाती है ग्लोबिन जीन्स में, जिससे ग्लोबिन सिंथेसिस अफेक्ट हो जाती है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल एक्सप्रेस इंटरमीडिएट स्किन कलर इन एन इंडिविजुअल। तो बेटा जी ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। जो स्किन कॉम्प्लेक्शन वाला था, स्किन कलर वाला क्वेश्चन था, वो वाला है। अब देखो, जितने भी कैपिटल लेटर्स यानी डोमिनेंट वाले एलिल्स होते हैं ना, वो डार्केस्ट स्किन टोन के लिए होते हैं, डार्केस्ट स्किन टोन के लिए होते हैं, और छोटे वाले जो एलिल्स होते हैं वो सारे रिसेसिव होते हैं। रिसेसिव का मतलब हो गया लाइटेस्ट स्किन टोन, लाइटेस्ट स्किन टोन, ठीक है। तो अगर आपको इंटरमीडिएट स्किन कलर निकालनी है तो वो इन दोनों का इंटरमीडिएट होना चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ डोमिनेंट एलिल शुड बी ऑलमोस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ रिसेसिव एलिल। ये वाला जो है अगर आप देख रहे हो ये बहुत ही ज्यादा, ये डार्केस्ट हो जाएगा, है ना। ये सारे छोटे हैं, ये लाइटेस्ट हो जाएगा, लाइटेस्ट स्किन कलर हो जाएगी, है कि नहीं। यहाँ पर आप काउंट करो नंबर ऑफ डोमिनेंट एलिल 1 2 3 4 5, तो ये भी डार्क स्किन कॉम्प्लेक्शन देगा। लेकिन यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे के सारे जो है एक तरह से इंटरमीडिएट है, थोड़ा बहुत इधर उधर है, बाकी सब इंटरमीडिएट ही है। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में मुझे पता है कि बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। अब यहाँ पे मैं साइड नहीं हो रही हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ ऐसे हो जाती हूँ आपको दिखाने के लिए सारे ऑप्शंस। एक सेकेंड, सी, ठीक है। तो देखो यहाँ से
आई जीन है, जी है, वाई है और ए है, तो क्या होना चाहिए आंसर? मैंने आपको बताया था आई इज रेगुलेटरी जीन जो कि कॉन्स्टेंटली रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। जी जो है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वाई इज फॉर परमिएज एंजाइम एंड ए इज फॉर ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम, है कि नहीं? तो आंसर हो जाएगा A2। A2 यहाँ पर दो जगह पर दी गई है, ठीक है, कोई बात नहीं। B4 यहाँ पर एक ही जगह दी हुई है। द राइट आंसर विल बी 3। राइट आंसर विल बी 3। कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। ओके, चले आगे। चलो, moving on to the next question बच्चों, which of the following is incorrect with reference to drug abuse? के बारे में incorrect बताइए। कैनाबिनॉइड अफेक्ट करती है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी। हेरोइन एक्सट्रैक्ट होती है पेपावर सोमनिफेरम के लेटेक्स से। और ये बात तो बिल्कुल सच है, मैंने तुम लोग को एक ट्रिक भी बताई थी। पेपावर में आता है पापा, और जब भी बेटियां तैयार होके निकल रही होती हैं अपने पार्टी वार्टी में दोस्तों के साथ या जो भी है, तो पापा लोग ऐसा नहीं बोलते, कहाँ हेरोइन बन के जा रही हो तुम, है ना? तो हेरोइन तो है वो जो एक्सट्रैक्ट हो रहा है पापावर सोमनिफेरम से। निकोटिन हाई वेरी इफेक्टिव सेडेटिव और पेन किलर है। अच्छा, निकोटिन अगर सेडेटिव और पेन किलर होता तो जितने लोग सिगरेट फूंक रहे हैं उनके तो जीवन में सारे दुख दर्द मिट गए होते, है कि नहीं? एक्सेसिव डोसेज अगर कोका अल्कोलॉइड की हो गई तो हेलुसिनेशन होगा, और ये बात बिल्कुल सच है, ये बात बिल्कुल सच है ना? कैनाबोनॉइड भी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करता है, जिससे हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है बच्चों। सो यहाँ पर एक ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, और वो तो बहुत ही आसान था, दैट इज निकोटीन। निकोटीन जो कि ये पान गुटखा तंबाकू और ये सिगरेट वगैरह में पाई जाती है, ये सेडेटिव और पेन किलर नहीं होता। अगर ऐसा होता तो डॉक्टर्स निकोटिन देते लोगों को आफ्टर एनी सर्जरी दैट हैज हैपेंड। चलो, फिर अरेंज द गिवन स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज फॉर सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स। अच्छा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का आपको पूरा का पूरा स्टेप आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले, अच्छा यहाँ पे ना बहुत सारी चीजें शुरुआत के स्टेप्स तो दिए ही नहीं है, बाद के स्टेप्स दिए हुए हैं, और बिल्कुल नहीं डरने वाले हम लोग ये क्वेश्चन देखने के बाद बिल्कुल नहीं डरेंगे। तो देखो क्या किया जाता है शुरुआत में। पहले एक्सपोजर होगी यूवी लाइट से, या पहले इथेरियम ब्रोमाइड से स्टेनिंग होगी, या क्या होगा? या क्या होगा? सबसे पहले मूव करते हैं डीएनए के फ्रैगमेंट्स टुवर्ड्स द अनोड, टुवर्ड्स द अनोड, ठीक है। ठीक है, उसके बाद हम उसकी स्टेनिंग करेंगे इथेरियम ब्रोमाइड से, फिर एक्सपोज करेंगे हम यूवी लाइट में, और फिर करेंगे इसका एल्यूशन, फिर हम करेंगे इसका एल्यूशन, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर क्या होगा इसका? एक सेकेंड, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मुझे क्यों लग रहा है ऐसा। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज फॉर सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट, सेपरेट करने वाली चीज तो बाद में होती है, दैट इज इल्यूशन। तो ये तो ठीक है, इल्यूशन से जस्ट पहले, इल्यूशन से जस्ट पहले हम क्या कराते हैं? ओके, डन, ठीक है ठीक है ठीक है। तो 4 विल बी द राइट आंसर। पहले तो हम डीएनए फ्रैगमेंट्स को मूव करा रहे हैं, उसके बाद उसकी स्टेनिंग करके उसके बैंड्स ऑब्जर्व करेंगे, है ना? स्टेनिंग करेंगे, फिर यूवी लाइट में एक्सपोज करके बैंड्स ऑब्जर्व करेंगे, और तब उसमें से इल्यूशन हम उसे सेपरेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, तो मैं यहाँ पे फिर से थोड़ी सी साइड में आ जाती हूँ ताकि आपको सब कुछ दिखे अच्छे से। यहाँ पे पूछा जा रहा है कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करने के लिए सिट्रिक एसिड कौन बनाता है? एस्पेजिलस नाइगर। इथेनॉल कौन बना रहा है? ईस्ट, हमारा प्यारा ईस्ट, दैट इज सैक्रोमाइसीस सेरेविसी। और स्टैटिन कौन बना रहा है? मैंने आपको बताया था ना पहले, स्टैटिन से याद करना, SM मोनास्कस परप्यूरियस, मेरा नाम सोनम मोहिनी, SM, ठीक है। और टीसी या सीटी जो भी बोल सकते हो, साइक्लोस्पोरिन और ट्राइकोडर्मा, ठीक है। तो ये हो गया इसके साथ, ये हो गया इसके साथ, इथेनॉल हो गया यहाँ, और ये हो गया यहाँ। तो ए का 4 होगा, ए का 4, एक ही ऑप्शन। मजा ही
किड़किड़ा कर देता है ऐसा क्वेश्चन, तो बिल्कुल मजा किड़किड़ा कर देता है। एक ही चीज अगर मैच हो गई तो आंसर निकल जा रहा है। बताओ, सीयूईटी को थोड़ा सा ना अपना लेवल बढ़ाना चाहिए बच्चों। क्या आप लोग मानते हो कि सीयूईटी वालों को थोड़ा, एनटीए वालों को थोड़ा अपना लेवल बढ़ाना चाहिए? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो आगे चले, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इको R1 एक सिग्निफिकेंट टूल है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, बट ये इको R1 है क्या चीज? ये इको R1 है क्या चीज? क्या हम इसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बोलते हैं? हाँ जी बोलते हैं। इको R1 किससे एक्सट्रैक्ट किया गया है? इकोलाई बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट किया गया है। और क्या हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बोलते हैं? यस मैम, सो द राइट आंसर इज 3। Next question, arrange the following geological period in the occurrence from latest to oldest order. Latest बिल्कुल अभी हमारे से जो recent है वो, और वहां से पुराना, वहां से सब पुराना। ठीक है, ट्रायसिक, कार्बोनिफेरस, टर्शियरी और जुरासिक। तो अगर आपको पता होगा तो टर्शियरी जो है ना, टर्शियरी पीरियड सीनोजोइक एरा का है। सीनोजोइक एरा इज द लास्ट एरा जो अभी मतलब लगभग 66 से 2.6 मिलियन ईयर्स अगो तक का था। उसके पहले था मीजोजोइक एरा, और उसके पहले था पेलियोजोइक एरा, और उससे भी पहले था प्रोटेरोजोइक एरा। प्रोटेरोजोइक का तो यहाँ पर कुछ नहीं पूछा जा रहा, पेलियोजोइक का पूछा जा रहा है, दैट इज कार्बोनिफेरस। और मीजोजोइक एरा में दो बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड्स थे, दैट इज जुरासिक और ट्रायसिक। और ट्रायसिक पीरियड वाज आल्सो नोन एज गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स। तो सबसे पुराना हो जाएगा जुरासिक, ट्रियासिक, कार्बोनिफेरस, यानी कि बी सबसे पुराना है। उसके बाद है अच्छा, बी में यहाँ पर ही दिया हुआ है क्या? अच्छा, लेटेस्ट टू ओल्डेस्ट बताना है। ओके ओके, तो टर्शियरी यानी कि सी, और उसके बाद जुरासिक, ट्रियासिक और कार्बोनिफेरस। फोर्थ विल बी द राइट आंसर बच्चों, फोर्थ हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, ट्रायसिक जो है वो इसका था मीजोजोइक एरा का, जुरासिक भी मीजोजोइक एरा का था। ट्रायसिक के बाद जुरासिक आया था, मतलब पहले गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स आई है और फिर उन रेप्टाइल्स के बाद सारे डायनासोर्स आए। टर्शियरी ये हो जाएगा सीनोजोइक एरा का, और कार्बोनिफेरस पेलियोजोइक एरा, पेलियोजोइक एरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर रिलेटेड टू पॉलीमरेज चेन रिएक्शन? तीन ही स्टेप होती है पीसीआर में, वो है डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन। ठीक है, तो डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन हो गया। प्रोपगेशन जैसा ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें, अगर हमें करेक्ट सीक्वेंस बताना हो या करेक्ट, अच्छा करेक्ट सीक्वेंस नहीं पूछ रहा, करेक्ट आंसर ही पूछ रहा है, तो ए, बी और डी होना चाहिए, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर 1, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ओ माय गॉड, इतना आसान आसान आता है क्या एग्जाम में तुम्हारे? सीयूईटी इतनी आसान हो गई है। नीट पढ़ाते पढ़ाते ना मुझे इसका लेवल इतना बिलो लग रहा है, बिलो एवरेज टाइप लग रहा है। बैक्लोवायरसेस वो पैथोजन है जो किसको अटैक करते हैं? बैक्लोवायरस जो न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस के जीनस को बिलोंग करते हैं, वो अटैक किसको करेंगे? इंसेक्ट को, राउंडवर्म को, मोलस्का को, बर्ड को, किसको करेंगे? बेटा पहले तो सोचो कि बर्ड को कोई क्यों ही अटैक करेगा, कोई वायरस बर्ड को क्यों अटैक करेगा, है कि नहीं? चलो ठीक है, इतना भी सोच लिया। अब ये सोचो कि वो मोलस्का को क्यों अटैक करेंगे? बैकुलोवायरस वो इंसेक्ट्स को टारगेट करते हैं या इन्फेक्ट करते हैं जो कि पेस्ट हैं, जो कि किसी भी क्रॉप को डैमेज करते हैं। तो दीज बैकुलोवायरसेस एक्ट एज बायो कंट्रोल एजेंट्स, ठीक है, बायो पेस्टिसाइड की तरह। तो यहाँ आंसर हो जाएगा इंसेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के इंडिविजुअल ज्यादा है देन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन द प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। तो शेप कैसी होगी पिरामिड की? शेप कैसी होगी पिरामिड की? मतलब छोटे बच्चे जो हैं वो कम है, छोटे बच्चे जो हैं वो कम है। ठीक है,
मतलब प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले जो हैं वो कम है 0 to 14 ईयर्स ऑफ एज वाले, और रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप यानी ऑलमोस्ट 16-17 से लेकर 45-50 तक के ईयर्स ऑफ एज वाले जो है वो ज्यादा है ना। यानी अभी ज्यादा इंडिविजुअल्स रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, हाई पोटेंशियल होगा पॉपुलेशन ग्रोथ का, हाई पोटेंशियल होगा पॉपुलेशन ग्रोथ का। ठीक है, अभी भी देयर इज अ चांस। देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है कि अभी रिप्रोडक्टिव वाले ज्यादा है देन द प्री रिप्रोडक्टिव वंस, तो अभी भी देयर इज अ चांस कि दे विल प्रोड्यूस एज मेनी चिल्ड्रन एज दे वांट। तो वो जब और ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो प्री रिप्रोडक्टिव में और एडिशन होता चला जाएगा कि नहीं, एडिशन होगा, सो द पॉपुलेशन विल बी एक्सपेंडिंग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू विथ रेफरेंस टू होमोलॉजी और होमोलोगस ऑर्गन। होमोलॉजी इंडिकेट करती है कॉमन एंसेस्ट्री, सही बात है। वेल और चीता शेयर करते सिमिलैरिटी इन द पैटर्न ऑफ बोन्स ऑफ द फोरलिम्ब, सही बात है। वर्टिब्रेट हार्ट एक एग्जाम्पल है होमोलोगस ऑर्गन का। थॉर्न ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा रिप्रेजेंट करती है होमोलॉजी। तो अब आप इसमें मुझे ये बताओ कि सही आंसर क्या, करेक्ट आंसर इसमें से, करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से क्या क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से क्या क्या है। बेटा वर्टिब्रेट्स का जो हार्ट है वो होमोलोगस ऑर्गन नहीं है, ठीक है। हार्ट जो है वो एनालॉगस होता है वर्टिब्रेट्स में, क्योंकि वो सेम फंक्शन परफॉर्म कर सकता है बट उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। जबकि होमोलॉजी इज बेस्ड ऑन द सिमिलर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी के बेस पर होती है होमोलॉजी, स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी के बेसिस पर होती है होमोलॉजी। तो ये गलत होगा, ए बी और डी विल बी द राइट आंसर, यानी ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्लांट अकॉर्डिंग टू देयर अपीयरेंस ऑन अर्थ। एंजियोस्पर्म, सीड फर्न्स, रिनिया टाइप प्लांट्स, साइलोफाइटन। आपको पता होना चाहिए पहली बात तो ये कि एंजियोस्पर्म बहुत बाद आए थे बच्चों, एंजियोस्पर्म्स बहुत बाद आए थे, एक तरह से सोच लो लास्ट थे वो। सबसे ज्यादा शुरुआत में कौन था, रीनिया टाइप के प्लांट्स थे, दे वर द अर्ली वैस्कुलर प्लांट, जो कि सिल्यूरियन डिवोनियन पीरियड के टाइम आया था। फिर आया था साइलोफाइटॉन, जो प्रिमिटिव वैस्कुलर प्लांट्स थे, थोड़ा ज्यादा इवॉल्व हुए थे डिवोनियन पीरियड में। फिर फर्न्स आए जो कि जिम्नोस्पर्म लाइक प्लांट्स थे, लेट डिवोनियन और कार्बोनिफेरस पीरियड के टाइम पर, और एकदम लास्ट में यानी क्रिटेशियस पीरियड में आया है एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो रीनिया पहले है, सी होगा, फिर साइलोफाइटॉन है, फिर सीड फर्न है, फिर एंजियोस्पर्म। 1 will be the right option बच्चों। Next, if a man is eating fish as his food, which trophic level is occupied by him in the food chain? अगर एक मैन फिश कंज्यूम कर रहा है तो वो फूड चेन के कौन से लेवल पर है। सबसे पहली बात कि पहला ट्रॉफिक लेवल जो है वो है फिक्स्ड है प्लांट्स के लिए। अब फिशेस के केस में वो होगी पॉन्ड में फिशेस, या जो भी एक्वेटिक बॉडी होगी वहां पर प्लांट होंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स या एल्गी या ऐसे छोटे मोटे प्लांट जो भी है। फिर आता है फिश और उसके बाद आ जाते हैं मैन। तो थर्ड ट्रॉफिक लेवल विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। Thorn of Bougainvillea and tendril of cucurbita are homologous structure, analogous structure, vestigial या developing structure। मैंने इतने सारे इवोल्यूशन के क्वेश्चंस कैसे देख लिए भाई, ये तुम लोग भी नोटिस कर रहे हो क्या कि इवोल्यूशन के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं इस वाले साल में। ज्यादा इवोल्यूशन के क्वेश्चन नहीं हो गए, 5 हो गए ना लगभग, कोई बात नहीं। बोगनविलिया के थॉर्न्स और कुकुरबिटा के टेंड्रिल्स जो है वो होमोलोगस स्ट्रक्चर शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन सपोर्ट करती है लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ जूप्लैंक्टन, दिस कैन बी करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ एनर्जी। पहली बात, एनर्जी का पिरामिड कभी भी इन्वर्टेड नहीं होता। इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास, या समटाइम्स अपराइट समटाइम्स इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ एनर्जी। मतलब बहुत ही मिक्स सा आंसर दिया जा रहा है यहाँ पर बच्चों। आंसर हो जाएगा
इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, यानी कि थोड़ा सा ही फाइटोप्लैंक्टन खूब सारे जू प्लैंक्टन को सपोर्ट कर रहा है, ये थोड़ा सा है और ये बहुत सारा है, तो दिस इज इन्वर्टेड. नेक्स्ट, the first isolated restriction endonuclease was, first isolated restriction endonuclease क्या था बच्चों? फर्स्ट आइसोलेटेड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था हिंडी 2, जिसको कहां से क्या कहते हैं एक्सट्रैक्ट किया गया था, ये आप मुझे बताओगे, ये आप मुझे बताओगे. समथिंग रिलेटेड टू इन्फ्लुएंजा, ठीक है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना हिंडी 2 किससे एक्सट्रैक्ट किया गया था और कौन सी स्ट्रेन थी ये भी बताना, ठीक है. तो द राइट आंसर विल बी 1. नेक्स्ट है, अरेंज द गिवन प्रोडक्ट्स फॉर्म ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट इन करेक्ट सीक्वेंस में बताना है, ठीक है. बायोगैस सबसे लास्ट में बनी थी, एक्टिवेटेड स्लज, फ्लॉक्स और प्राइमरी स्लज. प्राइमरी स्लज सबसे पहले बनी थी या लास्ट में बनी थी? क्या क्या बना था सबसे पहले? प्राइमरी स्लज, फिर बना था फ्लॉक्स, फिर बने थे एक्टिवेटेड स्लज और लास्ट में बना था बायोगैस. तो डी पहले आ जाएगा और एक ही ऑप्शन है डी के साथ, प्राइमरी स्लज, फिर फ्लॉक्स, फिर एक्टिवेटेड स्लज और फिर बायोगैस. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स किसके एग्जांपल है? एक्सी2 या इनसी2 या डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट या फिर सेक्रेड ग्रूव्स? बायोडाइवर्सिटी पूछा जा रहा है, सॉरी वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क पूछा जा रहा है बच्चों. ये एग्जाम्पल रहे हैं इन सीटू कंजर्वेशन के, इन सीटू कंजर्वेशन के, उन्हीं क्या कहते हैं एनिमल्स के खुद के ही हैबिटेट में उनको कंजर्व करना. नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमिफिकेशन लीड्स टू सॉइल इरोशन, सॉइल कंजर्वेशन, अक्यूमुलेशन ऑफ ह्यूमस या अक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट्स? क्या होना चाहिए इसका सही आंसर? किस चीज का अक्यूमुलेशन हुआ? हमस का अक्यूमुलेशन हुआ. व्हाट इज हमस? कोई मुझे बता सकता है हमस किसको कहते हैं? क्या कोई मुझे बता सकता है हमस किसको कहते हैं? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें डेड प्लांट और एनिमल मैटर जब डिकम्पोज हो गया, मतलब ह्यूमिफिकेशन के बाद जब सब हो चुका डिकम्पोजिशन, तब हमस बना, विच इज द डार्क ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ सॉइल, ठीक है. इससे सॉइल की फर्टिलिटी भी इंप्रूव होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. फॉर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हैज 15% एडेनिन, तो फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ साइटोसिन. तो एडेनिन 15 है तो थायमिन भी 15 होगा, दोनों मिलाकर हो जाएंगे 30 और दोनों मिलाकर 30 है तो C प्लस जी होगा 70 और C प्लस जी 70 है तो C होना चाहिए 35%. क्या आप लोगों का भी वही आंसर आ रहा है? मैं चाहती हूँ कि साथ साथ में ना आप लोग भी क्वेश्चन सॉल्व किया करो ऐसा. एंड द राइट आंसर इज 35. नेक्स्ट, ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर यूज्ड टू अंडरस्टैंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ जीन्स इन द डेवलपमेंट ऑफ डिजीजेस सच एज कोलेरा एंड टाइफॉइड? नो. Elephantiasis and ringworm, cancer and cystic fibrosis, pneumonia and काला आजार. क्या ये सारी बीमारियों के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स को यूज किया जाता है? नहीं बेटा जी, उनको यूज किया जाता है कैंसर और सिस्टिक फिब्रोसिस जैसे जेनेटिक एंड क्रोनिक डिजीजेस के लिए, जहां पर जो म्यूटेशन है या फंक्शन ऑफ जीन्स है वो कंट्रीब्यूट करती है किसी भी डिजीज के प्रोग्रेशन को, ठीक है. ये जो मॉडल्स हैं ये आपको हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड द डिजीज मैकेनिज्म, उसके जो टेस्टिंग पोटेंशियल थेरेपीज होंगे इन सब चीजों के लिए. तो चलो बच्चों, द राइट आंसर विल बी 3. नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हैव बीन यूजफुल इन, किस चीज के लिए यूजफुल है? पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को इंक्रीज करने के लिए, क्रॉप यील्ड को डिक्रीज करने के लिए, क्रॉप्स को टॉलरेंट बनाने के लिए, या डिक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज बाय प्लांट्स? ओ माय गॉड, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स यानी कि जीएम प्लांट्स का जो मेन मकसद है वो है क्रॉप्स को स्ट्रेसेस से टॉलरेट करना, ठीक है, और जितने भी पेस्ट हैं उनसे फ्री कर देना. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन? मैंने आपको बताया था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उनको बोला जाता है जो गैमीट के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो गैमीट के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. मेमरी ग्लैंड में गैमीट नहीं बन रही, यूट्रस में नहीं बन रही, सर्विक्स में नहीं बन रही, किस में बन रही है? ओवरीज में बन रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन
of the following structure is haploid in relation to male reproductive system? In relation to male reproductive system, क्या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड है या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड है, लीडिंग सेल्स हैप्लॉइड है या सर्टोली सेल्स हैप्लॉइड है? हैप्लॉइड बेटा वो हो जाएगा ना जिसमें मियोसिस हो गई हो, जिसमें इवन मियोसिस 1 भी अगर हो गई हो तो भी वो हैप्लॉइड हो जाएगा, राइट? तो आंसर हो गया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। नेक्स्ट, of the incident solar radiation, what is the percentage of photosynthetically active radiation? पार कितना होता है टोटल सोलर रेडिएशन का? टोटल सोलर रेडिएशन का पार कितना होता है? which is that is less than 50% बच्चों, less than 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। ELISA is based on the principle of antigen antibody interaction, PCR, radioactive molecule, amount of DNA। कोई भी ऑप्शन सेंस नहीं बना रहा, कोई भी ऑप्शन सेंस नहीं बना रहा, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि इट इज बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन ओनली। नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम लोग बच्चों पैसेज में, पैसेज के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। So, read the passage carefully and answer the questions based on the passage. Species diversity on Earth is not uniformly distributed. It is generally highest in the tropics and decreases towards the poles. Earth's fossil history revealed the incidences of mass extinction in the past. Earth's rich biodiversity is vital for the very survival of mankind. It is believed that communities with high diversity tend to be less variable and more productive. The reason for conserving biodiversity are narrowly utilitarian, broadly utilitarian and ethical। आप में समझ में आ गया मुझे कि कहां से क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में भी इन सीटू एज वेल एज एक्स सीटू। तो अब यहां से आपसे पूछा जा रहा है पहला क्वेश्चन बच्चों, और पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन सीटू कंजर्वेशन? जूलॉजिकल पार्क, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बायोस्फीयर रिजर्व? इसमें से कौन सा इन सीटू कंजर्वेशन नहीं है, यानी एक्स सीटू कंजर्वेशन है? ऑब्वियसली आंसर होगा जूलॉजिकल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following does not exhibit narrowly utilitarian argument for conserving biodiversity? क्या आपको पता है नैरोली यूटिलेरियन क्या होता है? क्या आपको पता है ये बात? देखो, नैरोली यूटिलेरियन का मतलब होता है डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए यूज करना, जैसे कि मेडिसिन के लिए कंस्ट्रक्टिव मटेरियल मिल रहा है हमें नेचर से, एनवायरमेंट से, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं हमें, समथिंग विच इज नॉट नेचुरल। हमने नेचर के रिसोर्स को यूज किया है अपना प्रोडक्ट खुद बनाने के लिए, ठीक है? मेडिसिन हो गया, कंस्ट्रक्टिव मटेरियल हो गए या प्रोडक्ट्स हो गए, वो सब हम बना रहे हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, ठीक है? ये हो गया नैरोली यूटिलेरियन। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो सिर्फ पॉलिनेशन एक ऐसा ऑप्शन है जो कि नैरोली यूटिलेरियन नहीं है, ये इकोसिस्टम का सर्विस है, सर्विस प्रोवाइड करना, विच कम्स अंडर ब्रॉडली यूटिलेरियन। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग माइट नॉट अकाउंट फॉर द ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन द ट्रॉपिक रीजन? फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन इन द पास्ट, मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल, लेस सीजनल एंड मोर कॉन्स्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल, अनडिस्टर्ब्ड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा अकाउंट नहीं करता ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन द ट्रॉपिक रीजन के लिए? ट्रॉपिक रीजन में भी ज्यादा सोलर एनर्जी था, समझ में आ गया। स्टेबल या लेस सीजनल क्लाइमेट हमें मिला, समझ में आ गया। अनडिस्टर्ब्ड रहा है मिलियंस ऑफ ईयर्स से, इस वजह से भी हमें देखने को मिल रही है खूब सारी डाइवर्सिटी। तो फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशंस जो पास्ट में हुए, दैट डज नॉट अकाउंट फॉर इट, that does not account for it. How many episodes of mass extinction of species have occurred since the origin and diversification of life on earth? मैंने आपको बताया था बच्चों कि अभी तक 5 मास एक्सटिंक्शन हो गए हैं और अब आने वाला मास एक्सटिंक्शन होने वाला है 6th मास एक्सटिंक्शन, ठीक है?
तो ऑर्डोविशियन, डेवोनियन, पर्मियन, ट्रायसिक और क्रिटेशियस पीरियड के टाइम पर आपको ये सारे मास एक्सटिंक्शन देखने को मिले थे। ठीक है, सो द राइट आंसर इज 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हॉटस्पॉट डज नॉट कवर इंडियाज बायोडाइवर्सिटी रीजन? वेस्टर्न घाट श्रीलंका है, अमेजोन फॉरेस्ट नहीं है बच्चों, अमेजोन फॉरेस्ट नहीं है, इंडो बर्मा भी है और हिमालय भी है। रीड करना है पैसेज को फिर से। pollen pistil interaction involve all events from the landing of pollen grains on the stigma until the pollen tube enters the embryo sac. When a pollen tube grows through the style and enters into the ovule, it finally discharges into two male gametes and one of the synergists. Syngamy and triple fusion are the two fusion events occurred in angiosperms. Thus, angiosperms exhibit double fertilization. The product of these fusions are the diploid zygote and triploid primary endosperm nucleus. Zygote develop into embryo and primary endosperm cells form the endosperm tissue. The developing embryo passes through different stages before maturation. तो ये सब पूरा आपका एनसीईआरटी का लाइन लिया गया है कॉन्टेक्स्ट के लिए विथ रेफरेंस टू द रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? एंडोस्पर्म डेवलप हो जाती है सीड में? नहीं बेटा, यही तो है इनकरेक्ट। ओवरी डेवलप हो रही है फ्रूट में? करेक्ट। प्लॉइडी जो है पीएन की वो है 3n, सिंगैमी जो है वो मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन है। इतना आसान, मतलब इवन अगर ये क्वेश्चन ना क्लास 10 के बच्चों से भी पूछा जाएगा, वो भी दे विल आल्सो बी एबल टू गिव द राइट आंसर बच्चों। तो इतना आसान क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ ग्रोइंग एम्ब्रियो इन डाइकॉट प्लांट? हार्ट शेप, ग्लोबुलर, प्लो एम्ब्रियो, एपीब्लास्ट। अब आपको समझ में आ गया होगा, जब डाइकॉट प्लांट के उसका ग्रोथ हो रहा होता है ना एम्ब्रियो का, तो प्रो एम्ब्रियो की स्टेज आती है, ग्लोबुलर स्टेज आती है, हार्ट शेप की स्टेज आती है, लेकिन एपीब्लास्ट कोई स्टेज नहीं है। ये एक छोटा सा फ्लैप लाइक अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर है। इसे हम अनडेवलप्ड भी बोल सकते हैं, वेस्टिजियल भी बोल सकते हैं, या सेकेंड कॉटिलिडन का वेस्टिजियल ऑर्गन हम बोल सकते हैं। कुछ कुछ मोनोकॉट्स में देखने को मिलता है। ठीक है, और ये एम्ब्रियोजेनेसिस, डाइकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस का कोई पार्ट नहीं है बच्चों। एपीब्लास्ट विल बी द राइट आंसर। द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट, गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, इज नथिंग बट द फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट, जाइगोट होगा, जाइगोट नहीं होगा, इज द रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट जो है वो है सिंगैमी का रिजल्ट, सिंगैमी का रिजल्ट है ये। Next question, if there are 38 chromosomes in the zygote, how many chromosomes will be there in the haploid egg cell? Haploid egg cell में कितना क्रोमोसोम होगा? अगर जाइगोट में 38 क्रोमोसोम्स हैं तो, अगर जाइगोट में 38 क्रोमोसोम्स हैं तो जस्ट इसका हाफ हो जाएगा हैप्लॉइड एग सेल में, यानी कि 19 हो जाएगा ना, 38 अपॉन 2, क्योंकि जाइगोट जो होता है वो होता है 2n। तो हैप्लॉइड एग सेल जो कि हैप्लॉइड है यानी n है, तो उसमें कितने क्रोमोसोम होंगे? जस्ट उसका आधा, राइट। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन हो गया है कंप्लीट, और आई होप यू गाइज हैव एंजॉयड द क्लास अ लॉट। और आप लोग प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। ये जो स्लाइड है ना, ये जो स्लाइड है SMB, दिस इज द स्लाइड जो मतलब ये जो लोगो है ये है हमारे ऐप का लोगो। आपको हर एक सेशन की PDF हमारे ऐप पर मिल जाएगी। आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो, उसके बाद आप CUET के बैच में एनरोल हो सकते हो फॉर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और उसके अंदर आपको मैं YouTube का ये सेशन का मटेरियल भेज दूंगी, कंटेंट भेज दूंगी, और इसी तरीके से हर एक सेशन के मटेरियल्स जाया करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। इसी के साथ आज का सेशन यहीं तक, और मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में दूसरे सेट ऑफ PYQs के साथ। उसे भी मैं उसी तरीके से डिलीजेंटली आपको समझाऊंगी और सारी चीजें हम लोग बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे। और आप लोगों का बायोलॉजी डोमेन हो जाएगा सुपर डुपर क्लियर। बहुत जल्दी हम लोग लाइव क्लासेस भी शुरू करेंगे। पहले मैं ये MCQs और PYQs आपके साथ शेयर कर लूँ, सारा इसका कंटेंट शेयर कर लूँ। नीट के क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके कंटेंट के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, दिस इज माय टाइम, बाय बाय, टेक केयर।